दोष मेरा ही था, मैंने कभी पूछा नहीं कैसे हो तुम। पश्चाताप एवं दुख से भरी एक पिता के उद्गार हैं ये, जो अरुण कमल जी की कविता मुक्ति में एक बेचारा स्कूल मास्टर रिटायर्ड होने के बाद अपने बेटे के प्रति महसूस करता है। सर्विस से रिटायर होने पर उसने सोचा था कि एक प्रकार की मुक्ति उसे मिल जाएगी, जैसे अक्सर सभी सोचा करते हैं। सर्विस में रहकर जब कोई रिटायर होता है तो स्वाभाविक रूप से उम्र के उस मुकाम में पहुंचकर वो एक तरह से लाइफ में सेटल हो जाता है ना। घर गृहस्थी, बेटियों का ब्याह, सब कुछ निभाने के बाद रिटायर्ड लाइफ निश्चिंत होकर जीने के लिए होता है। लेकिन यहाँ ये स्कूल मास्टर रिटायर होने के 4 साल बाद जब एक दिन अपने बेटे को पढ़ाने बैठता है तो उसे एक ऐसा सदमा लगता है, एक ऐसे कड़वे सत्य का एहसास होता है कि वो मुक्ति की आकांक्षा खो बैठता है। मुक्ति यानी रिहाई, फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। जाते हैं सीधे कविता की ओर। आज जब पढ़ते पढ़ाते मैंने तुझे मारा मेरे बच्चे, तब क्यों भर गई मेरी आँखें, मन क्यों हो गए मेरे नाखून तक। मेरे बच्चे, आज जब पढ़ते पढ़ाते जब मैंने तुझे मारा, तब क्यों भर आई मेरी आँखें, मन क्यों हो गए मेरे नाखून तक। मन का नाखून तक आ जाना यानी हृदय का इतना विचलित होना कि मानो वो अपनी जगह से हटकर हमारे शरीर के अग्रभाग तक या यूँ कहें नाखून तक पहुँच जाता है, अर्थात काफ़ी दुखी होना। पिता पुत्र को पढ़ाने बैठा, और वो भी कैसा पिता जो खुद एक अध्यापक है। तो स्वाभाविक है कि बेटे के उत्तर न देने पर बौखला गए और मार दिया। अच्छा, आज के ज़माने के बच्चों को शायद ये कोई नई बात लगे, लेकिन हमारे ज़माने में घर में माता पिता या फिर चाचा मामा वगैरह से मार मिलना कोई ख़ास बात नहीं थी। अब देखिए, यहाँ पिता ने मार तो दिया, लेकिन उनका मन मारने के बाद काफ़ी विचलित हो उठा। तुम रोए नहीं, तुम हिले भी नहीं, बैठे रहे चुपचाप पाँव पर पाँव धरे, और मैंने देखे तुम्हारे उघरे हुए लंबे सांवले पाँव। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मारा और तुम रोए नहीं। रोना तो क्या, हिले भी नहीं। तुम रोए नहीं, तुम हिले भी नहीं, बैठे रहे चुपचाप पाँव पर पाँव धरे। देखो, ऐसे में क्या होता है, मारने वाला हार जाता है। जब मार पड़ती है तो अक्सर बच्चे कई तरह के नौटंकी दिखाते हैं। कोई चिल्ला चिल्ला कर रोता है, कोई क्षमा याचना करने लगता है। इस कविता से वास्तव में हमारे जनरेशन के लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। उन दिनों पता है, जब घर में किसी बच्चे को मार पड़ती थी तो काफ़ी ड्रामा होता था। माँ परेशान और दुखी होती थी, और जो भाई बहन होते थे ना, उनसे अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हो रखा हो तो वे ऊपर से खुश होते थे मार पिटने पर। तो वो ऊपर से खुश होते थे और चिढ़ाने भी लगते थे। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी पता चल जाता था कि यहाँ अमुक अमुक को मार पड़ रही है। आजकल तो ऐसा कोई आर्तनाद बच्चों की सुनाई नहीं देती। इसलिए क्या है, ज़रा सी दिक्कत आई कि खुदकुशी की सोचते हैं आज के बच्चे। कविता यूँ आगे जाती है, तुम रोए नहीं, तुम हिले भी नहीं, बैठे रहे चुपचाप पाँव पर पाँव धरे, और मैंने देखे तुम्हारे उघरे हुए लंबे सांवले पाँव। उस समय मेरी नज़र तुम्हारे उघरे हुए लंबे सांवले पाँव पर पड़ी। जाहिर है कि लड़के ने शॉर्ट्स पहन रखा होगा और पिता का ध्यान उसके लंबे सांवले पाँव पर पड़ी। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि क्या पिता था उस बेटे का, और क्या अभी तक उसके पाँव को नहीं देखा। ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन की व्यस्तताओं की वजह से इतने गौर से उसने न देखा अपने खुद के बेटे के पाँव को। अब जब पढ़ाने बैठा, मार भी दिया और वो रोया भी नहीं, यहाँ तक कि हिला भी नहीं, तब उनकी नज़र उसके उघरे पाँव पर पड़ी। अब जब सोचता हूँ ठंडे मन से, जब जब उतरी है बाढ़, देखता हूँ अपने ही अंदर दुर्गंध
और पाक से भरी हुई गलियां, टूटे मकान, ढही भित्तियां, देखता हूँ अपना विनाश। अब देखो, ठंडे मन से जब मैं सोचता हूँ तब मैं अपना ही विनाश देखता हूँ। कवि यहाँ बाढ़ के आने और तहस नहस करने एवं बाढ़ के आक्रोश के शांत होने के बाद जो नज़ारा है उस ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि अक्सर बाढ़ के बाद का नज़ारा काफ़ी विनाशकारी, दुर्गंध से भरा हुआ होता है। आपने देखा होगा बाढ़ के आने पर, पानी के चढ़ने पर काफ़ी दिक्कत होती है हमको और सभी जीव जंतुओं को। लेकिन बाढ़ के उतरने के बाद क्या होता है? दुर्गंध और कीचड़ से भरी गलियां और गंदे नालों का पानी भी चारों ओर फैली होती है। मकान जो मजबूत न थे टूटने को होते हैं। मिट्टियाँ पानी में कई दिनों से भिगो रहने के कारण ढहने को होती है। और ये सारा दृश्य बाढ़ के दृश्य से भयानक एवं दुखदायी होता है ना। वैसी ही स्थिति या यूँ कहें मानसिक स्थिति उस मास्टर की थी। बाढ़ के से आक्रोश में पुत्र को मार तो दिया, लेकिन उसके बाद ठंडे मन से जब वो सोचते हैं तो उन्हें अपना विनाश साफ दिखाई देता है। दोष मेरा ही था, मैंने कभी पूछा नहीं कैसे हो तुम, जानता भी नहीं था क्या क्या पढ़ते हो तुम। आज आज जब अचानक देखा मैंने, तुम कुछ भी नहीं जानते, मेरा लड़का कुछ भी नहीं जानता, तब तब सोचो मैं कितना दुखी था। अब देखो, पिता अपने आप को ही दोषी ठहराता है। उसने कभी पूछा ही नहीं, बेटे कैसे हो तुम, क्या क्या पढ़ते हो तुम, क्या तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत महसूस हो रही है। ये तो मैंने कभी पूछा नहीं एक पिता के नाते या फिर एक अध्यापक के नाते। आज जब अचानक देखा मैंने, तुम कुछ भी नहीं जानते, मेरा लड़का, देखो उसमें एम्फसाइज किया गया है मेरा लड़का कुछ भी नहीं जानता। ऐसे कैसे हो सकता है, एक मास्टर का बेटा और तुम कुछ भी नहीं जानते। तब तब सोचो मैं कितना दुखी था। ये एक अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा सदमा है जब वो रियलाइज़ करता है कि उसका खुद का बेटा कुछ नहीं जानता। देखिए, ऐसे सिचुएशन में कई अध्यापक मित्र अपने आप को पाते हैं। देखिए, अब ज्ञान एक ऐसी बात है कि एक साथ तो बेटे को अचानक दिया नहीं जा सकता। ये तो धीरे धीरे हर एक क्लास में बच्चे अर्जित करते हैं। तो इस प्रश्न का हल थोड़ा पेचीदा है। देखिए, यहाँ एक पिता है जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान बांटना भी जानता है क्योंकि वो पेशे से अध्यापक है, मास्टर है। लेकिन उसे एकदम से उड़ेला तो नहीं जा सकता अपने बेटे के ऊपर, है ना। तो पिता का परेशान होना स्वाभाविक है। दोष मेरा ही था, मैंने कभी पूछा नहीं कैसे हो तुम, जानता भी नहीं था क्या क्या पढ़ते हो तुम। आज आज जब अचानक देखा मैंने, तुम कुछ भी नहीं जानते, मेरा लड़का कुछ भी नहीं जानता। तब तब सोचो मैं कितना दुखी था। हृदय ने बांटे थे धमनियों में जो रक्त, आज वे ही रक्त घोंटते थे हृदय। हृदय ने धमनियों में जो रक्त बांटे थे पूरे शरीर में, वो ही रक्त मानो वापस आकर मेरे हृदय को घोंटने लगे हों। यानी प्रेशर इतना बढ़ गया, तनाव इतना बढ़ गया, ये जानकारी कि मेरा लड़का कुछ भी नहीं जानता उस स्कूल मास्टर को इतना दुखी और परेशान कर गया कि तनाव के कारण उसे ऐसा लगने लगा कि हृदय द्वारा बांटे गए जो रक्त थे वापस धमनियों द्वारा आकर उसके हृदय को दबोचने को हो रहे हो। दोष लेकिन मेरा भी क्या था। मैं एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर जो सुबह से शाम तक घूमता है यहाँ से वहाँ, इस उसके बेटे बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता। बैठता कैसे थोड़ी सी देर खुद खुद अपने बेटे के पास। अब इस मुकाम पर पहुंचकर अध्यापक मुड़कर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। वो एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर था जो सुबह से शाम तक इस उसके बेटे बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता, सुबह से शाम यहाँ वहाँ घूमता रहता। अब इसमें उसका दोषी होना भी कहाँ तक ठीक है।
वो तो ज़िंदगी के चक्र में फंस कर पिस रहा था। सुबह शाम यहाँ से वहाँ इस उसके बेटे बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था। देखिए, ये उस समय की बात है जब स्कूल मास्टर का पे पैकेज बिल्कुल अट्रैक्टिव न था, आजकल के जैसे न था। तो बेचारे स्कूल मास्टर अपने घर गृहस्थी को ठीक से चलाने के चक्कर में होम ट्यूशन की जुगाड़ में रहते थे। सुबह का वक्त तो स्कूल में बीतता, फिर शाम को भी दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त रहते। उस जमाने में इंटरनेट की सुविधा तो न थी और न ही यूट्यूब ही था कि घर बैठे ही बच्चे कुछ सीख सकें, इसलिए होम ट्यूशन्स काफ़ी चलता था। यहाँ तक कि संगीत, नृत्य वगैरह के सिखाने के लिए भी जो आचार्य हैं घर घर में जाया करते थे। दोष लेकिन मेरा भी क्या था। मैं एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर जो सुबह से शाम तक घूमता है यहाँ से वहाँ, इस उसके बेटे बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता, बैठता कैसे थोड़ी सी देर खुद खुद अपने बेटे के पास। जब घर से निकलता तुम सोए होते, जब लौटता तुम सोए होते। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए अवकाश मिले। अब देखिए, वो याद करते हैं कि जब मैं घर से निकलता तो तुम सोए होते, तुम छोटे बच्चे हो, तुम सोए होते। जब लौटता तब भी तुम सोए होते। अब 4 साल हो गए अवकाश मिले। अब देखो बेचारे स्कूल मास्टर बेटे को पढ़ते पढ़ाते उनका हाथ उस पर उठ गया। लड़का रोया भी नहीं, यहाँ तक कि हिला भी नहीं, और पिता का हृदय नाखून तक आ गया। और शांत मन से जब वो सोचने लगे अपने जीवन के बारे में, तो बाढ़ के उतरने के बाद का जो दृश्य होता है ना, उससे भी वीभत्स लगा उन्हें। ये दुख उन्हें भीतर तक हिला गया कि जो व्यक्ति दूसरों के बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाता रहा, उसका खुद का बच्चा कुछ नहीं जानता। फिर वो खुद को जस्टिफाई करते हैं कि वो खुद इतना व्यस्त था ज़िंदगी में कि बेटे से न पूछ सका, कैसे हो तुम, क्या क्या पढ़ते हो तुम। अब वो रिटायर हो गए, करीब 4 साल हो गए, लेकिन अब भी वो दृश्य उन्हें पुलकित करता है जब भरे हुए कमरे में बच्चे उनकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनते थे। कवि अरुण कमल जी ने उस दृश्य को यों उपमित किया है। कितना अच्छा था देखना एक भरा हुआ कमरा, सूर्यमुखी फूलों सी सैकड़ों आंखें घूमती मेरे साथ, मैं खिच्चा उंगलियों में खल्लियाँ पकड़ाता। अब देखिए, कितना अच्छा था देखना एक भरा हुआ कमरा। और जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य को निहारता है ना, सूर्य की दिशा की ओर खुद मुड़ जाता है, वैसे ही बच्चे भी अध्यापक को सूर्य के समान मानते थे। आपने भी देखा होगा, जब कोई अध्यापक पढ़ते पढ़ाते क्लासरूम में पीछे की ओर आते हैं तो बच्चे भी सब पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। वाकई वो दृश्य सूर्यमुखी फूलों के मुड़ने जैसा लुभावना दृश्य है। अब अध्यापक सोचता है कि कितना अच्छा था देखना एक भरा हुआ कमरा, सूर्यमुखी फूलों सी सैकड़ों आंखें घूमती मेरे साथ। इतना अच्छा था देखना एक भरा हुआ कमरा, एक कमरा जिसमें काफ़ी छात्र छात्राएं बैठी हों और सूर्यमुखी फूलों सी सैकड़ों आंखें घूमती हों मेरे साथ। और वैसे भी अध्यापक सूर्य की तरह सोर्स ऑफ एनर्जी तो होता ही है, ज्ञान का स्रोत होता है। और उस समय मैं खिच्चा उंगलियों में खल्लियाँ पकड़ाता। खिच्चा से तात्पर्य है टेंडर, कच्ची उम्र का, अर्थात बच्चों की जो उंगलियां होती हैं काफ़ी टेंडर होती हैं, कच्ची कच्ची मुलायम सी होती हैं। और उसमें मैं खल्लियां, अर्थात जो पुराने ज़माने में जो स्लेट हुआ करते थे ना, उसमें लिखने के लिए चौक जैसा एक चीज़ होता था। ब्लैक बोर्ड में लिखने वाला चौक तो आपने देखा होगा, लेकिन ये उससे थोड़ी पतली हुआ करती थी, पतली और लंबी। तो मैं बच्चों की खिच्चा उंगलियों में खल्लियां पकड़ाता। खिच्चा उंगलियों में खल्लियाँ पकड़ाना, ये जो शब्द हैं खिच्चा और खल्लियाँ, इसका अर्थ ढूंढते ढूंढते तो हम परेशान हो गए थे। गूगल सर्च भी नाकामयाब रहा। आखिर स्वयं कवि अरुण कमल जी से शंका निवारण किया, फ़ोन पर उनसे बात हुई और उन्होंने ही बताया कि ये जो खिच्चा है वो एक कोलोकियल वर्ड है। वो टेंडर को कहते हैं, टेंडर यानी रॉ, अर्थात कच्ची अवस्था में जो होता है।
रॉ स्टेट हम जो कहते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कैसे जो ककड़ी होती है ना, खीरा कहते हैं या फिर कुकुम्बर, वो अपने खिच्चा अवस्था में काफ़ी सॉफ्ट और टेंडर होता है, एकदम नाजुक होता है। तो उसी अवस्था को कोलोकियल हिंदी में खिच्चा कहते हैं। यहाँ उसी अर्थ से लिया गया है कि बच्चों की उंगलियाँ खिच्चा अवस्था में होती है, अर्थात काफ़ी सॉफ्ट और टेंडर, मुलायम। वैसे ही खल्लियाँ क्या है उन्होंने ही बताया, वरना केरल में तो हमने ये वर्ड्स कभी सुने ही नहीं हैं। और उन्होंने ही समझाया, ये जो खल्लियाँ हैं वो स्लेट में लिखने वाली जो पेंसिल नहीं होता है, चौक जैसा होता था। मैंने तो खैर देखा है, लेकिन आपके जनरेशन में शायद स्लेट देखा ना हो। अब देखिए ये है खल्लियाँ। जिन्होंने ना देखा हो देख लीजिए, पुराने ज़माने में बुक्स के आने से पहले स्लेट में लिखा करते थे। काफ़ी एक तरह से काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली था, क्योंकि स्लेट में लिखकर फिर उसे रब किया जाता था और उसी उसी को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात थी स्लेट वगैरह। और आज मैं सेवा मुक्त हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ, एक तरह से आज़ाद हूँ, एक तरह से मुक्त हो गया हूँ। सर्विस से रिटायर होने पर एक तरह की जो मुक्ति का एहसास होना चाहिए व्यक्ति को, वो मैं वास्तव में नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्या किया मैंने इस जीवन में? सयानी लड़कियाँ, बच्चे, कच्ची गृहस्थी, अभी भी जिंदगी ढूंढती है धुरी, अभी भी जिंदगी ढूंढती है मुक्ति। देखिए ये रिटायर्ड मास्टर, उसे अब इस बात का एहसास होता है कि आखिर उसने अपने जीवन में किया क्या है, उसने क्या पाया है। अभी भी उसके घर में सयानी लड़कियां हैं जिसका ब्याह अभी होना है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो इस जैसा बच्चा भी है जो कुछ नहीं जानता है। गृहस्थी अभी एकदम कच्ची है, अभी भी जिंदगी ढूंढती है धुरी, धुरी ढूंढ रही है, कहीं तो एक सहारा ढूंढ रही है, एक मंजिल ढूंढ रही है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ हूँ। होता है ना, आप सर्विस में हो, आपने मकान बनवा लिया हो, बेटियों का ब्याह करवा दिया हो, बेटे नौकरी पर लग गए हों, तो आपको लगे कि चलो हम सेटल हो गए, रिटायर हो गए, अब आराम से बाकी जीवन बिताएंगे। सर्विस में थे तो काफ़ी भाग दौड़ कर ली, अब बस आराम करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ तो क्या है, यहाँ सयानी लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, कच्ची गृहस्थी है। अभी भी जिंदगी ढूंढती है धुरी, अभी भी जिंदगी ढूंढती है मुक्ति। कहाँ अवकाश कहाँ समाप्ति, अभी ही तो शुरू हुई जिंदगी, अभी ही तो चरखे में डाली है पूनी। देखो कैसे काव्यात्मक रूप से कवि कल्पना है। कहाँ अवकाश कहाँ समाप्ति, अरे इस जिंदगी के भाग दौड़ में से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ही तो शुरू हुई है ज़िंदगी। देखो ज़िंदगी तो अभी शुरू ही हुई है, घर में सयानी लड़कियां हैं, ऊपर से इस लड़के को जो मेरा पुत्र है, जो कुछ नहीं जानता, उसे मुझे बहुत कुछ सिखाना है। तो अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी ही तो चरखे में डाली है पूनी। अब देखो चरखे में, चरखा आपको पता ही है, गांधी जी का चरखा तो आपने देखा ही होगा, सबने देखा होगा। अब वो देखो चरखे और मशीन में काफ़ी अंतर होता है। चरखा थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस होता है, और अभी इस चरखे में पूनी डाला ही है। चरखे में पूनी डाला जाना, पूनी क्या होता है, जो कॉटन होता है ना, जो रुई, कपास से जो मिलता है रुई, उस धुनी हुई रुई को सलाई से लपेट कर बत्ती या गोला सा बनाया जाता है। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, जिससे सूत काता जाता है, उसे पूनी कहते हैं। अभी जो कॉटन है, जो सूत है, उसे अभी डाला ही है चरखे में। अब चरखे में स्वाभाविक रूप से समय ज़्यादा लगेगा, अभी तो पूनी डाला ही है। अब कब रुई से धागा बनेगा, और कब उस धागे से वस्त्र बनेगा, और कब उस कपड़े से हम कुछ बनाकर सी कर पहन सकेंगे, इस सब के होते होते तो बची कुची ज़िंदगी ही समाप्त हो जाएगी, है ना। बेचारे रिटायर्ड स्कूल मास्टर दुखी होकर सोचते हैं, क्यों उठ गए थे हाथ, आज क्यों उठे मेरे हाथ। देखिए काफ़ी दुखी होकर खुद अपने आप से पूछते हैं, क्यों उठ गए थे हाथ, आज
क्यों उठे मेरे हाथ, मेरे ये हाथ मेरे बेटे को मारने के लिए आज उठे ही क्यों। क्योंकि ये जो हाथ का उठना, मारना, बच्चे का न रोना और बाढ़ के बाद के कीचड़ का जो फैलाव है उसका एहसास मेरी ज़िंदगी में होना, मुझे ये एहसास दिला गया मुझे अवकाश या समाप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू ही हुई है, अभी ही तो चरखे में डाली है पूनी। वो दुखी होकर सोचता है, आखिर क्यों उठे मेरे हाथ। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई। डेडिकेटेड टू ऑल टीचर्स आई थिंक। कवि अरुण कमल जी की कविता समाज के सभी वर्गों के लोगों के दुख दर्द एवं मानसिक अवस्था को इसी बेबाकी से छू जाती है, उसके मर्म को समझा जाती है, हमें भी उस ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है। आशा करती हूँ आपको ये काफ़ी पसंद आई। अरुण कमल जी की कई कविताएं इसी प्रकार की हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विनर अरुण कमल जी समकालीन दौर के काफ़ी चर्चित लेखक हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, लेखक हैं और बाई प्रोफेशन हिज इंग्लिश प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते थे। और 1998 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह नए इलाके में के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर आम आदमी के जीवन के छोटे छोटे मुद्दों को छूकर गुजरती है। जैसे देखो, ये जो छोटी सी कविता है मुक्ति, एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर के दुख का उजागर करती है। वैसे अरुण कमल जी की कविताएं कई मर्मस्पर्शी इश्यूज़ को लेकर सामने आती हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी सीरियस इश्यूज़ पर भी लिखा है। उनकी एक कविता पुतली में संसार जो काफ़ी हाई इंटेलेक्चुअल लेवल लिए हुए है, वैसी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के छोटे छोटे काफ़ी इंटरेस्टिंग कविताएं भी लिखी हैं। आप ज़रूर सर्च कीजिए, आप ज़रूर उनकी कविताएं पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगली बार एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।